नमस्ते। वेलकम टू इनसाइड भारत, जहां हम भारत की पहचान और विविधता में गहरी डुबकी लगाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली। दिल्ली ये सिर्फ राजधानी नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा इतिहास है। हजारों साल न जाने कितनी सल्तनतें आईं और गईं, अनगिनत कहानियां। सच में कमाल का शहर है ये। बिल्कुल। दिल्ली की कहानी तो भारत की कहानी का एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसे कई बार बसाया गया, फिर उजाड़ा गया और फिर से ये खड़ी हुई। आज हम इसी लंबे और दिलचस्प सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे अलग-अलग दौर ने दिल्ली की आज की पहचान और इसकी डाइवर्सिटी को शेप किया है। हाँ, देखते कि कैसे ये शहर पौराणिक इंद्रप्रस्थ की कहानियों से निकलकर सल्तनत, मुगल, ब्रिटिश राज और फिर आज़ाद भारत की राजधानी बना। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था, कल्चर, इकोनॉमी और वो खास जगह हैं जो दिल्ली को दिल्ली बनाती हैं, उन सब पर बात करेंगे। तो शुरू कहाँ से करें? दिल्ली का इतिहास कितना पुराना माना जाता है? क्या इसका कनेक्शन महाभारत के इंद्रप्रस्थ से सच में है? देखिए, पौराणिक मान्यताएं तो यही कहती हैं कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ यहीं थी और आज का जो पुराना किला एरिया है, वही उसका स्थल माना जाता है। हालांकि पुख्ता आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक सबूत इस बात के लिए थोड़े लिमिटेड हैं। पर हाँ, इस इलाके में बहुत पुरानी बस्तियों के निशान जरूर मिले हैं। अच्छा। जैसे जैसे? ओक्र कलर्ड पॉटरी कल्चर के अवशेष मिले हैं, जो करीब 2000 बीसीई पुराने हो सकते हैं। और पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के बर्तन भी, जो करीब 1200 बीसी के हैं। और इनका संबंध शायद वैदिक काल से रहा हो। ओह! तो ये तो बहुत ही पुरानी बात हुई। और फिर यहाँ बड़े साम्राज्यों की नींव कब और कैसे पड़ी? मतलब एम्पायर्स की शुरुआत। हाँ, तो 8वीं सदी के आसपास तोमर राजपूत वंश ने यहाँ अपनी पकड़ बनाई। राजा अनंगपाल तोमर थे। उन्होंने लाल कोट बनवाया, जिसे दिल्ली का पहला किला कहा जा सकता है। लाल कोट। हाँ, सुना है। फिर 12वीं सदी में चौहान राजपूत आए। हम्म। पृथ्वीराज चौहान, जिनका नाम हमने सुनाई है, हम्म। उन्होंने लाल कोट को और बड़ा करके किला राय पिथौरा नाम दिया। हम्म। लेकिन 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, हम्म। जिसमें वो मोहम्मद गौरी से हार गए। हम्म। यहीं से दिल्ली का तख्त पलटा और कहानी ने, आप कह सकते हैं, एक नया मोड़ लिया। और यहीं से दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू हुआ, राइट? बिल्कुल। 1206 में मोहम्मद गौरी के ही एक सेनापति थे, हम्म। कुतुबुद्दीन ऐबक। हम्म। वो पहले उनके गुलाम थे। हम्म। उन्होंने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अच्छा। इसके बाद दिल्ली पर 5 अलग-अलग वंशों ने राज किया। हम्म। मामलुक मतलब गुलाम वंश, हम्म। फिर खिलजी, हम्म। तुगलक, हम्म। सैयद और लोधी। हम्म। ये सल्तनत का दौर करीब 320 साल तक चला, 1526 तक। बाप रे, 320 साल! इस लंबे दौर के कुछ खास शासक और घटनाएं क्या रहीं? और वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, वो तो इसी दौर की देन है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई। इस मस्जिद के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें पहले से मौजूद मंदिरों के खंभों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिसे स्पोलिया कहते हैं। स्पोलिया, अच्छा। मतलब पुरानी इमारतों का सामान दोबारा यूज करना। एग्जैक्टली। इसके पीछे सिर्फ धार्मिक कारण नहीं थे, बल्कि अपनी जीत और सत्ता का प्रदर्शन करने का एक पॉलिटिकल मोटिव भी था, दिखाना कि अब यहाँ हमारा राज है। सल्तनत के दूसरे अहम सुल्तानों में इल्तुतमिश थे, जिन्होंने कुतुब मीनार पूरी करवाई। हाँ, फिर बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक शामिल है। बलबन के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो खुद को अल्लाह की परछाई जैसा कुछ कहते थे। ये क्या था? हाँ हाँ, वो जिल अल्लाह की उपाधि लेते थे, मतलब शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। और उन्होंने दरबार में ईरानी रस्में शुरू की, जैसे सिजदा और पैबोस। सिजदा मतलब जमीन पर लेटकर सजदा करना। हाँ, और पैबोस? पैबोस मतलब सुस्पान के कदम चूमना। देखिए, तकनीकी रूप से इस्लाम में ये सिर्फ अल्लाह के लिए ही जायज़ माना जाता है। लेकिन बलबन ने अपनी बादशाहत का रौब जमाने के लिए, मतलब अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए इन्हें शुरू किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और अलाउद्दीन खिलजी, उनके बारे में तो बाजार सुधारों का जिक्र आता है। बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी अपने मार्केट रिफॉर्म्स और मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोकने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सिरी फोर्ट भी बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बसाया। हालांकि उनके कुछ फैसले, जैसे राजधानी दौलताबाद ले जाना और वो टोकन करेंसी, वो थोड़े कंट्रोवर्शियल रहे। हाँ, वो तो सुना है। लेकिन इस दौर में एक बड़ा झटका 1398 में तैमूर के हमले से भी लगा था ना? हाँ, वो दिल्ली के लिए एक बहुत ही भयानक दौर था। मध्य एशिया के शासक तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया और शहर को बुरी तरह लूटा, तबाह कर दिया। ओह! हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ,
शहर कई सालों तक मतलब संभल ही नहीं पाया। इस हमले ने तुगलक सल्तनत की कमर तोड़ दी और उसके बाद जो सैयद और लोधी वंश आए वो उतने शक्तिशाली साबित नहीं हुए। समझ गए। अच्छा, अगर सल्तनत के प्रशासन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की, तो क्या ये एक थियोक्रेटिक स्टेट था? मतलब क्या ये पूरी तरह से इस्लामिक कानूनों पर ही चलता था? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। थ्योरेटिकली या कागजी तौर पर कहें तो सुल्तान खलीफा को इस्लाम का सर्वोच्च नेता मानते थे। लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए वो अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाते थे, उनके नाम का खुतबा पढ़वाते थे। इस्लामिक कानून यानी शरीयत को मान्यता तो थी, लेकिन लेकिन असलियत में एडमिनिस्ट्रेशन एक मिला-जुला ढांचा था, एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर था। इसमें तुर्को-ईरानी और भारतीय परंपराओं का मिश्रण था। सुल्तान ही असल शक्ति थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरिया हमेशा सख्ती से लागू नहीं होता था। जरूरत के हिसाब से नियम बदलते थे। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी यानी राजनीतिक ज़रूरतें अक्सर धार्मिक नियमों पर भारी पड़ती थीं। कई सुल्तानों ने, जैसे इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी और ख़ास तौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमाओं मतलब धार्मिक विद्वानों की सलाह को कई बार नज़रअंदाज किया। अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी का तो एक मशहूर कथन भी है कि मैं नहीं जानता कि शरीयत में क्या जायज़ है और क्या नाजायज़। मैं वही करता हूँ जो मैं राज्य की भलाई के लिए ज़रूरी समझता हूँ। अरे वाह। जलालुद्दीन खिलजी ने तो यहाँ तक कहा था कि भारत जैसे देश में जहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं, शरीयत को पूरी तरह लागू करना मुमकिन नहीं है, और उन्होंने गैर मुस्लिमों को अपने धर्म का पालन करने देने की पॉलिसी का बचाव भी किया। लेकिन कुछ सुल्तान कट्टर भी थे, जैसे फिरोज शाह तुगलक। हाँ बिल्कुल, फिरोज शाह तुगलक ज्यादा कट्टर माने जाते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जिजिया कर लगाया जो पहले से एग्जेम थे, और कुछ सूफी संतों पर भी सख्ती की जो उनके हिसाब से इस्लाम के दायरे से बाहर जा रहे थे। तो कुल मिला के सल्तनत को पूरी तरह एथियोक्रेटिक स्टेट कहना मुश्किल है। राज्य चलाने के लिए बनाए गए नियम, जिन्हें ज़वाबित कहते थे, वो अक्सर शरीयत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते थे। अच्छा, तो मतलब इस्लामिक लेजिटिमेसी थी, पर असल में सियासत और राज्य की जरूरतें ज्यादा हावी थीं। सही पकड़ा, एग्जैक्टली। ये तो दिलचस्प बात है। और उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? इकोनॉमी, ये इक्ता सिस्टम काफी सुनने में आता है, ये क्या था? देखिए, इक्ता सिस्टम सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी, बैकबोन थी। इसमें होता यह था कि सुल्तान अपने सेनापतियों या बड़े अधिकारियों को, मतलब अमीर या नोबल्स को, सैलरी की जगह एक इलाके का अधिकार दे देते थे। उस इलाके को इक्ता कहते थे। ओके। उस इक्ता का जो होल्डर होता था, जिसे मुफ्ती या वली कहते थे, वो उस इलाके से रेवेन्यू वसूलता था। उसी रेवेन्यू से वो अपना खर्च चलाता, अपनी सेना रखता और जरूरत पड़ने पर सुल्तान को फौजी मदद भेजता था। और ये पद हेरिडिटरी नहीं होते थे, मतलब बेटे को नहीं मिलते थे? आमतौर पर नहीं। सुल्तान मुक्ति का ट्रांसफर करते रहते थे ताकि कोई एक अधिकारी बहुत ज्यादा पावरफुल न बन जाए। अच्छा, ये तो स्मार्ट सिस्टम था। और वो जमीन जो सीधे सुल्तान के कंट्रोल में होती थी? उसे खालिसा जमीन कहते थे। इसका रेवेन्यू सीधा शाही खजाने में, मतलब सेंट्रल ट्रेजरी में जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने खालिसा जमीन का एरिया बढ़ाने की कोशिश की थी और रेवेन्यू सिस्टम को ज्यादा डायरेक्ट और सेंट्रलाइज बनाने का प्रयास किया था, जिसमें इंटरमीडिएरीज की भूमिका कम हो गई थी। समझ गए। एग्रीकल्चर और ट्रेड का क्या हाल था उस वक्त? खेती-बाड़ी? एग्रीकल्चर तो हमेशा की तरह अर्थव्यवस्था का मेन बेस था। सल्तनत काल में इस पे काफी ध्यान दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधारों की बड़ी कोशिशें की। किसानों को मुश्किल समय में मदद के लिए लोन दिए, जिन्हें सोधन कहा जाता था। सोधन, अच्छा। हाँ, सिंचाई के लिए कुएं खुदवाए, कृषि के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई, दीवाने अमीरे को ही, और बेहतर फसलें उगाने को इनकरेज किया, जैसे गेहूं की जगह गन्ना या गन्ने की जगह अंगूर और खजूर। अच्छा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे जोर था। बिल्कुल। नहरें भी खोदी गईं, खासकर गियासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह की बनवाई नहरों का जाल तो बहुत बड़ा था। सल्तनत काल में शहरीकरण, मतलब अर्बनाइजेशन, और ट्रेड में भी बढ़ोतरी हुई। एक स्टैंडर्ड करेंसी सिस्टम डेवलप हुआ। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। टंका और जीतल, हाँ। इस दौर में कुछ नई टेक्नोलॉजी भी आई, जैसे कपड़ा बनाने के लिए चरखे, स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल बढ़ा। अच्छा। कागज का निर्माण शुरू हुआ, और आर्किटेक्चर में असली मेहराब और गुंबद, मतलब ट्रू आर्च एंड डोम का इस्तेमाल होने लगा, जो हमें कुतुब कॉम्प्लेक्स में भी देखने को मिलता है। वाकई सल्तनत काल में काफी कुछ हुआ। इसके बाद फिर मुगलों का दौर आया। हाँ,
1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इसमें बाबर ने दिल्ली के आखिरी लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन बाबर और हुमायूं तो आगरा से शासन करते थे ना? हाँ, ज्यादातर शुरुआत में मुगल शासक आगरा से ही शासन करते थे। लेकिन बीच में कुछ सालों के लिए शेर शाह सूरी ने भी तो दिल्ली पर राज किया था। बिल्कुल। हुमायूं को भारत से भागने पर मजबूर करने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया 1540 से 1555 तक। उन्होंने ही पुराना किला बनवाया, जो आज भी खड़ा है और दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। हाँ, पुराना किला। शेरशाह के बाद कुछ समय के लिए उनके एक हिंदू सेनापति थे, हेमू। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। लेकिन 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हरा दिया और मुगल सत्ता दिल्ली पर फिर से मजबूती से कायम हो गई। तो फिर दिल्ली दोबारा राजधानी कब बनी? अकबर ने तो आगरा और फतेहपुर सीकरी को ज्यादा महत्व दिया था। सही कहा। अकबर का ज्यादातर शासन आगरा और फतेहपुर सीकरी से ही चला। दिल्ली को दोबारा शाही राजधानी का गौरव शाहजहां ने दिया, 1628 से 1658 तक। अच्छा, शाहजहां ने? हाँ, 17वीं सदी में उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक पूरा नया शहर बसाया, जिसका नाम रखा शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद। हाँ, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। एग्जैक्टली। आज उसी को हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। यहीं पर उन्होंने भव्य लाल किला और जामा मस्जिद जैसी शानदार इमारतें बनवाईं और 1648 में औपचारिक रूप से मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर कर दी। लाल किला, ये तो दिल्ली की पहचान है। इसके बारे में कुछ खास बातें बताइए, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? लाल किला या किला-ए मुबारक शाहजहां के शासनकाल की सबसे शानदार इमारतों में से एक है। इसे 1639 में बनवाना शुरू किया गया और ये 1648 में बनकर तैयार हुआ। इसके मुख्य वास्तुकार आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने ताजमहल को भी डिजाइन किया था। अरे वाह, सेम आर्किटेक्ट। हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये लाल बलुआ पत्थर रेड सैंडस्टोन से बना है। ये मुगल वास्तुकला का एक शिखर माना जाता है, जिसमें फारसी, तैमूरी और भारतीय शैलियों का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। और इसके अंदर क्या-क्या महत्वपूर्ण जगह है? वो दीवाने आम, दीवाने खास। हाँ, बिल्कुल। लाल किले के अंदर कई शानदार इमारतें और हॉल हैं, जैसे दीवाने आम, जहां बादशाह आम जनता से मिलते थे, दीवाने खास, जहां खास मेहमानों और मंत्रियों से मुलाकात होती थी, और यहीं पर विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन या तख्ते ताउस रखा होता था। ओह, पीकॉक थ्रोन यहाँ था। हाँ, इसके अलावा रंग महल बेगमों के लिए, मुमताज महल जो अब एक म्यूजियम है, और मोती मस्जिद जिसे औरंगजेब ने बाद में बनवाया, जैसी इमारतें हैं। साथ ही खूबसूरत बाग भी थे, जैसे हयात बख्श बाग। ये पूरा कॉम्प्लेक्स मुगल बादशाह की शान शौकत और ताकत का प्रतीक था। अब यहाँ से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। शाहजहां के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, डाउनफॉल, और दिल्ली पर इसका क्या असर पड़ा? हाँ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में मुगल बादशाह लगातार कमजोर होते गए और साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। इसका सीधा असर दिल्ली पर पड़ा, जो अब हमलों का निशाना बनने लगी। 1737 में मराठों ने दिल्ली के पास मुगलों को हराया। फिर 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह का खौफनाक हमला हुआ। नादिर शाह का हमला? हाँ, ये तो बहुत डिस्ट्रक्टिव था, सुना है। बहुत ज्यादा। उसने करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को हराया और फिर दिल्ली में घुसकर भयंकर लूटपाट और कत्लेआम मचाया। वो अपने साथ बेशुमार दौलत, कोहिनूर हीरा और वो मशहूर पीकॉक थ्रोन भी ले गया। ओह, पीकॉक थ्रोन वो ले गया था। हाँ, इस हमले ने दिल्ली को बुरी तरह तबाह कर दिया और मुगल बादशाह की इज्जत खाक में मिला दी। इसके बाद भी जाटों, सिखों और अफगानों जैसे अहमद शाह दुर्रानी के हमले दिल्ली पर होते रहे। शहर की रौनक जैसे खत्म सी हो गई। और इस उथल-पुथल में मराठों का भी दिल्ली पर कब्जा रहा। हाँ, नादिर शाह के जाने के बाद और मुगलों के कमजोर होने पर मराठा शक्ति बढ़ी। 1752 की एक संधि के बाद तो मराठा एक तरह से मुगल बादशाह के प्रोटेक्टर बन गए। उन्होंने कई बार दिल्ली पर सीधा नियंत्रण भी किया, जैसे 1757 में। अच्छा। बीच बीच में अहमद शाह दुर्रानी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई जीतने के बाद, और 1783 में सिखों ने भी कुछ समय के लिए दिल्ली पर कब्जा किया। लेकिन 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में ज्यादातर समय दिल्ली पर मराठों का प्रभाव बना रहा। फिर अंग्रेजों का दखल कैसे हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1803 में दूसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ।
इसमें अंग्रेजों ने दिल्ली के पास हुई लड़ाई में बैटल ऑफ दिल्ली में मराठों को हरा दिया। इसके बाद दिल्ली पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। मुगल बादशाह अब सिर्फ नाम के शासक रह गए थे, जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। सिर्फ नाम के। और 1857 का विद्रोह, उसमें तो दिल्ली एक बड़ा केंद्र था ना, रिवोल्ट ऑफ 1857। बिल्कुल। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, उसमें मेरठ से आए विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली कई महीनों तक विद्रोह का मुख्य केंद्र बनी रही। लेकिन आखिरकार अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके बर्मा मतलब म्यांमार में रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। और मुगल वंश का अंत हो गया। हाँ, इसी के साथ भारत में मुगल वंश का पूरी तरह अंत हो गया। विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली में, खासकर लाल किले के अंदर, काफी तोड़फोड़ की। कई पुरानी इमारतों को गिराकर वहां सैनिकों के लिए बैरक्स बना दिए गए। दिल्ली अब सीधे ब्रिटिश सरकार के शासन में आ गई। और फिर नई दिल्ली बसाई गई। कैपिटल कलकत्ता से यहाँ लाने का फैसला क्यों हुआ? व्हाट वाज द रीजन? हाँ, 1857 के बाद कलकत्ता ही ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा। लेकिन 1911 में जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आए, तो दिल्ली में एक भव्य दरबार लगा। अच्छा। उसी दिल्ली दरबार में ये घोषणा की गई कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से वापस दिल्ली लाया जाएगा। अच्छा, 1911 में। हाँ, इसके पीछे कई कारण थे। दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व, भारत के केंद्र में इसकी लोकेशन, और शायद 1857 के बाद कलकत्ता में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलनों से दूरी बनाना भी एक वजह रही हो। स्ट्रेटेजिक डिसीजन था मतलब। हाँ, कह सकते हैं। राजधानी बनाने के लिए एक बिल्कुल नया शहर बसाया गया, नई दिल्ली। इसे मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया। लुटियंस दिल्ली। हाँ, लुटियंस और बेकर। इसका उद्घाटन 1931 में हुआ। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली, इनमें मुख्य अंतर क्या है? ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। क्या आप थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये बहुत समझने वाली है। ये असल में एक ही शहर के अंदर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद, वो मुगल शहर है जिसे शाहजहां ने बसाया था। इसकी पहचान है तंग घुमावदार गलियां, भीड़-भाड़ वाले बाजार जैसे चांदनी चौक, पुरानी हवेलियां, जामा मस्जिद, लाल किला। हाँ, वो केओस वाली एनर्जी। बिल्कुल। यहाँ शहर ऑर्गेनिकली बसा हुआ लगता है। इसमें एक पारंपरिक, थोड़ी बेतरतीब सी लेकिन जिंदा दिल एनर्जी है। वहीं नई दिल्ली ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और व्यवस्था का प्रतीक है। इसे लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं। ये पूरी तरह से प्लान करके बनाया गया शहर है। चौड़ी सीधी सड़कें जैसे राजपथ, जो अब कर्तव्य पथ है, बड़े बड़े सरकारी भवन जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, गोल चक्कर, हरे भरे पेड़, बड़े बंगले। बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड। हाँ, सब कुछ ज्यादा खुला खुला और ऑर्गेनाइज लगता है। यहाँ यूरोपियन आर्किटेक्चर का प्रभाव साफ नजर आता है। तो एक तरफ मुगल पहचान, दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य की छाप, और दोनों मिलकर आज की दिल्ली बनाते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं आज़ादी के बाद के दौर पर। स्वतंत्र भारत की राजधानी बनने के बाद दिल्ली में क्या बड़े बदलाव आए? पार्टीशन का क्या असर हुआ? आज़ादी के बाद नई दिल्ली को स्वतंत्र भारत की राजधानी बनाया गया, लेकिन आज़ादी अपने साथ बंटवारा, पार्टीशन भी लाई, जिसका दिल्ली पर बहुत गहरा और दर्दनाक असर पड़ा। हाँ, वो तो बहुत बड़ा अपहील था। बहुत बड़ा। लाखों की संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थी पश्चिमी पंजाब, जो पाकिस्तान बन गया था, और सिंध से दिल्ली आए। वहीं दिल्ली के कई मुस्लिम निवासी पाकिस्तान चले गए। इस जबरदस्त माइग्रेशन ने दिल्ली की आबादी का पूरा स्वरूप, डेमोग्राफी बदल दिया। पंजाबी समुदाय दिल्ली की आबादी और कल्चर का एक बेहद अहम हिस्सा बन गया, और आज भी है। हाँ, पंजाबी कल्चर का इन्फ्लुएंस तो बहुत दिखता है दिल्ली में। बिल्कुल। और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा कैसे विकसित हुआ? ये यूनियन टेरिटरी से नेशनल कैपिटल टेरिटरी कैसे बना? इसमें क्या खास है? देखिए, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसकी अपनी कोई विधानसभा नहीं थी। लेकिन दिल्ली वालों की अपनी चुनी हुई सरकार की मांग बनी रही। आखिरकार 1991 में संविधान में 69th संशोधन किया गया। 69th अमेंडमेंट। हाँ, इसके जरिए दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली या एनसीटी। इसे अपनी विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिली। लेकिन ये फुल स्टेट नहीं है, राइट? नहीं, ये पूरी तरह एक राज्य नहीं है।
तीन महत्वपूर्ण विषय जमीन, लैंड, पुलिस और कानून व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, ये आज भी केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं है। इन विषयों पर अंतिम अधिकार उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर का होता है, जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अच्छा, यहीं से वो टकराव की खबरें आती हैं। हाँ, यहीं से अक्सर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल यानी केंद्र सरकार के बीच अधिकारों को लेकर टकराव और खींचतान की स्थिति बनती रहती है, जो हम खबरों में देखते हैं। स्थानीय स्तर पर नागरिक सुविधाएं देखने के लिए नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जिन्हें हाल ही में एक करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) बना दिया गया है। समझ गई। और आज की दिल्ली कैसी दिखती है? एक महानगर के तौर पर इसकी क्या पहचान है? व्हाट्स इट्स आइडेंटिटी टुडे? आज दिल्ली एक विशाल महानगर है, एक मेट्रोपोलिस। मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर। ये सही मायनों में एक मेल्टिंग पॉट है, एक संगम। यहाँ सिर्फ पंजाब से ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने से लोग आकर बसे हैं और काम करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, दक्षिण भारत के राज्यों से, उत्तर पूर्व से, बंगाल से, आपको यहाँ पूरे भारत की झलक मिल जाएगी। ये शहर एक मिनी इंडिया जैसा है। जाहिर है भाषा और धर्म के लिहाज से भी काफी विविधता होगी, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। बिल्कुल। हिंदी यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लगभग 80% लोग बोलते या समझते हैं। लेकिन पंजाबी का असर बहुत गहरा है, खासकर बोलचाल और कल्चर में। पुरानी दिल्ली में उर्दू अब भी जिंदा है। अंग्रेजी का इस्तेमाल सरकारी कामकाज, बिजनेस और हायर एजुकेशन में खूब होता है। और हाँ, आम बोलचाल में तो इंग्लिश का ही राज है। हाँ, इंग्लिश तो है ही। धर्म की बात करें तो हिंदू बहुसंख्यक हैं, करीब 81%। लेकिन दिल्ली में मुस्लिम आबादी भी काफी बड़ी है, करीब 13%, खासकर पुरानी दिल्ली में। इसके अलावा सिख समुदाय करीब 3.4% है। जैन, ईसाई और बौद्ध समुदाय के लोग भी यहाँ सदियों से रह रहे हैं। आपको यहाँ हर धर्म के पूजा स्थल आसानी से मिल जाएंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जैन मंदिर। और अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से दिल्ली कहाँ खड़ी है? इकोनॉमिक स्टेटस? दिल्ली की अर्थव्यवस्था काफी डायनामिक और सर्विस सेक्टर ड्रिवन है। आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज का यहाँ बोलबाला है। ये देश का एक बहुत बड़ा रिटेल हब भी है। मैन्युफैक्चरिंग भी है, खासकर शहर के बाहरी इलाकों जैसे ओखला, नरेमा, वजीरपुर में। लेकिन अब जोर नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज पर ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिल्ली मेट्रो ने शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर ही बदल दी है। ये दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक मेट्रो नेटवर्क्स में से एक है। हाँ, मेट्रो तो लाइफलाइन है दिल्ली की। बिल्कुल। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यहाँ देश के कुछ बेहतरीन शिक्षण संस्थान हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU, JNU, IIT दिल्ली, एम्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी देश में सबसे अच्छी मानी जाती हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में। दिल्ली की कुछ और अनोखी बातें या पहचानें जो इसे खास बनाती हैं, यूनिक एस्पेक्ट्स? अरे बहुत सी हैं। दिल्ली में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, कुतुब मीनार और उसका कॉम्प्लेक्स, हुमायूं का मकबरा और लाल किला कॉम्प्लेक्स। 3? वाव! एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार खारी बावली यहीं पुरानी दिल्ली में है। खारी बावली, हाँ। दिल्ली की रिज जो अरावली पहाड़ियों का ही एक हिस्सा है, शहर के लिए ग्रीन लंग्स यानी फेफड़ों का काम करती है और बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। यमुना नदी शहर की जीवन रेखा है। हालांकि दुख की बात है कि पोल्यूशन आज इसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। हाँ, यमुना की हालत तो चिंताजनक है। और वो अर्बन विलेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्या होता है? हाँ, ये दिल्ली का एक अनोखा पहलू है। दिल्ली में 360 से ज्यादा अर्बन विलेजेस हैं। ये मूल रूप से पुराने गांव थे जो शहर के फैलने के साथ उसके अंदर समा गए। लेकिन इन्होंने कानूनी तौर पर, जैसे लाल डोरा इलाके, और कुछ हद तक सामाजिक रूप से अपना पुराना ग्रामीण चरित्र बनाए रखा है। यहाँ आपको शहर के बीच में गांव जैसा माहौल मिल सकता है। इंटरेस्टिंग। और हाँ, दिल्ली की शादियां और स्ट्रीट फूड। हाँ, दिल्ली की शादियों की धूम तो अपने आप में एक बड़ा इवेंट होती है। और स्ट्रीट फूड को कैसे भूल सकते हैं? चाट, गोलगप्पे, छोले भटूरे, कबाब, परांठे वाली गली, ये सब दिल्ली की जान है, इसकी पहचान का अहम हिस्सा है। तो ये थी दिल्ली की लंबी और परतदार कहानी। इंद्रप्रस्थ की धुंधली यादों से लेकर आज के इस विशाल धड़कते हुए महानगर तक का सफर। एक ऐसा शहर जिसने इतने उतार चढ़ाव देखे, इतनी सभ्यताओं और संस्कृतियों को अपने अंदर जज्ब किया और फिर भी अपनी एक खास पहचान बनाए रखी। बिल्कुल। दिल्ली का हर पत्थर, हर गली, हर कोना अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे हुए है। ये शहर भारत की विविधता, उसकी जटिलता,
उसकी रेजिलियंस मतलब सहनशीलता और उसकी जबरदस्त ऊर्जा का प्रतीक है। यहाँ अतीत और वर्तमान कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, कभी एक दूसरे से टकराते हैं तो कभी एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि इतनी बार बनने और बिगड़ने के बाद, इतने सारे बाहरी और अंदरूनी प्रभावों को आत्मसात करने के बाद, आज दिल्ली होने का असली मतलब क्या है? क्या यह शहर सिर्फ एक भौगोलिक जगह है, या ये भारत की अपनी पहचान के लगातार बनने और बदलने की प्रक्रिया का ही एक जीता जागता प्रतिबिंब है, एक माइक्रोकॉज्म? सोचने वाली बात है। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel. धन्यवाद. जय हिंद.